हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग जो है सिविक्स का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे, क्लास 9 का, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। और कल वाले क्लास में हम लोगों ने अफ्रीका के बारे में डिस्कस किया था, क्या क्या सिचुएशन था साउथ अफ्रीका का और कैसे वो लोग कंक्लूड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों? तो अगर हम लोग अफ्रीका का ही केस लें, एग्जांपल, अगर अफ्रीका का केस लें, एग्जांपल में साउथ अफ्रीका, भाई अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका एक कंट्री, उसका हम लोग कहानी पढ़ते हैं। तो साउथ अफ्रीका का केस ले, तो यहां पर जो व्हाइट पीपल थे, मीन सारा आंदोलन हो गया है। अब ये लोग जो बैठ के डिस्कशन करते हैं उस वाले सिचुएशन में, व्हाइट पीपल fear of losing property। व्हाइट पीपल को डर था कि ये अपनी प्रॉपर्टी को कहीं लूज ना कर दें, ठीक है। वहीं ब्लैक पीपल क्या चाहते थे? ब्लैक पीपल वांट मेजॉरिटी रूल। ब्लैक पीपल ये चाहते थे कि हम जो है रूल करें हमारे कंट्री में, और जो माइनॉरिटी पीपल, इनका ये फियर था। तो कहीं ना कहीं अगर इन दोनों लोगों में, यानी कि व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल के बीच में अगर देखा जाए, मान लीजिए व्हाइट पीपल, हम लोग सारे आंदोलन के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्लैक पीपल, इन दोनों को अगर कंसीडर किया जाए एट दिस टाइम, इस समय पे, जिस टाइम पे इस टाइम पे इनके बीच में ट्रस्ट जो है ना के बराबर है, फियर काफी है, फियर हाई। तो डर बहुत था, ट्रस्ट इनके बीच में था ही नहीं, तो जरूरी था ट्रस्ट बिल्ड होना, ठीक है। ट्रस्ट को कैसे इंक्रीज किया जाए? हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट, दैट वाज अ बिग क्वेश्चन। हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट, कैसे ट्रस्ट बिल्ड किया जाए? तो उसका सबसे बेहतर तरीका ये था, ये काम करते हैं हम दोनों अपने लिए और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन लिख देते हैं। जस्ट व्हाट दे डिड, दे राइट डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि कुछ बातें जो है लिख दिया, और यही रिटन जो लिखी हुई बातें हैं, यही रिटन यानी सेट ऑफ रिटन रूल्स, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन, पहला जी, इट्स अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस। पहला बात कि अगर मैं कहूं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप डिफाइन कर सकते हो, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर सकते हो। अब इनको इससे ट्रस्ट कैसे बढ़ेगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ काम करता है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन डू? क्वेश्चन अगला है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन डू, क्या करता है? अब इसको समझते हैं, हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। अल्टीमेटली व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल सबके सब पीपल ही हैं, सिटीजन ही हैं। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि पीपल और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिटीजन एंड गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है। तो एक बात तो यहां से समझ में आ गया कि गवर्नमेंट से भी ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कर क्या रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन किस बात का? इक्वालिटी का, फ्रीडम का,
फ्रीडम का, जस्टिस का, इन सब चीजों का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये भी इंश्योर करता है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो, मेरे अंतर्गत यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये इंश्योर करता है कि आपके साथ, देखिए ये जस्टिस एक तरह से प्रोटेक्शन है, लेकिन किन बातों को ये कहना चाहता है, इंश्योर किस बात को कर रहा है कि आपको क्या मिलेगा, आपको हर एक सिचुएशन में, यानी गवर्नमेंट कुछ भी करेगा, ऐसे समझो आप। रुको, पहले ये क्लियर हो गया ना, गवर्नमेंट को पहले समझ लेते फिर उस वाले बात करेंगे, तब ज्यादा जस्टिफाइड लगेगा ना। गवर्नमेंट के ऊपर क्या करता है, गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट लगाता है, ठीक है, पुट लिमिट ऑन गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट लगाता है कि इट टेल्स अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक। यानी कि जब तुम अगर कोई काम करो, अगर गवर्नमेंट कोई भी काम करे, तो ये इंश्योर करे कि उस काम से पीपल मस्ट गेन जस्टिस, उनको उस काम से कहीं ना कहीं किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, पीपल जो है कहीं से भी उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगना चाहिए आपके किसी भी काम से, पीपल का लिबर्टी इंश्योर होना चाहिए, है ना। पीपल के बीच में, लोगों के बीच में भाईचारा बना रहना चाहिए, यानी फ्रेटर्निटी, ठीक है। लिबर्टी हो गया, जस्टिस हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, लोगों की इंटीग्रिटी, ऐसे कई सारे शब्द आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं, आप इतना ही रखो, छोड़ो इटीसी। तो गवर्नमेंट जब भी काम करे, उनको ये ध्यान रखना चाहिए, while doing और while taking any action you have to ensure कि तुम्हारा जो एक्शन है वो किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी की आजादी पे रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि पब्लिक के पास ये चीज है, और ये इंश्योर कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉन्स्टिट्यूशन एक और चीज बताता है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ना। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर का मतलब पावर कैसे डिवाइडेड होगा, दैट इज डिवीजन ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, या ऐसे कह लो गवर्नमेंट, हम लोगों ने अभी पहले क्लास में भी शायद डिस्कस किया हुआ है, गवर्नमेंट बेसिकली एक तरह का फंक्शन है, एक तरह का एक्टिविटी है, तो उस एक्टिविटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यही कर लेते, पावर ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट के पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। तो जैसे हमारे कंट्री में गवर्नमेंट को मेजर 3 फंक्शन होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है। तो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को भी बताता है, और ये भी बताता है हाउ these bodies कह लो, वैसे बॉडी नहीं कहना चाहिए, इंस्टीट्यूशन कहना चाहिए, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी बात को। हाउ these bodies विल फंक्शन, ये भी कौन बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ही बता रहा है। तो मेजर चीज समझ में आया। इन दिस वे व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्क करने लगता है। सो आप कह सकते हो एक लाइन में कि अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का, कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट बिल्ड ट्रस्ट, पहली बात। नाउ क्या ये शुरू से ही, जब से डेमोक्रेसी आया हुआ है तभी से ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का कहानी चल रहा है? आंसर इज नो। डेमोक्रेसी में आज के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन बिकम एसेंशियल पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन हैव बिकम एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। कब से? एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और इसका कहानी कब से शुरू होता है? प्रेजेंट टाइम का जो हम लोग मॉडर्न टाइम को कंसीडर करते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन का कहानी शुरू होता है यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से।
वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये होता है 1775 में। इसके बाद जब ये लोग वॉर करके आते हैं तब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोविजन आता है। इसी के जस्ट कुछ समय बाद इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में पढ़ा होगा आपने। ये भी जो है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट लेके आते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से नॉर्मल हो जाता है कि आप जब डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर रहे हो तो वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सो आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशन बिकम एसेंशियल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। क्लियर है? ठीक, आई होप आपको समझ में आया। गुड। अब जरा इंडिया के स्टोरी को समझते कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ये तो हम लोग साउथ अफ्रीका वाले की बेस पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिए। अब आगे देखते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कैसे क्या हुआ, इसको मिटाते हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कोई इजी काम नहीं था, बहुत ही डिफिकल्ट था। जैसे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका प्रॉब्लम झेल रहा था, वैसे ये भी झेल रहे थे। सो इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क सिमिलर टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जैसा ये भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। अब क्यों डिफिकल्ट था? सबसे बड़ी बात ये था कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, इतना तो पता है, 1947 फ्रॉम कॉलोनियल रूल से जो है इंडिया को आजादी मिला था। और जब ये मिला तो आजादी के साथ साथ कई सारे प्रॉब्लम्स भी थे। उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम लोग समझते हैं। सारे प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स थे उनको समझते हैं। कई सारे प्रॉब्लम्स थे जिनमें सबसे पहला और सबसे आप कह सकते हो हैवी प्रॉब्लम था पार्टीशन। इंडिया का पार्टीशन, वो भी बेस्ड ऑन रिलीजन के बेसिस पे पार्टीशन हुआ। इसका रिजल्ट क्या हुआ था? इसका रिजल्ट ये हुआ था, सबसे पहले लगभग 10 लाख पीपल डाइड, लोग मारे गए थे। दूसरा, करोड़ ऑफ पीपल रिफ्यूजी, मतलब जाके उनको रिफ्यूजी बन गए। रिफ्यूजी मतलब उनके पास खुद का जमीन उमीन कुछ नहीं है, ऐसे ही जाके उन्हें कहीं रहना पड़ रहा है। तो इसके कारण क्या हुआ? इट क्रिएटेड रिलीजियस टेंशन इन कंट्री के अंदर रिलीजियस टेंशन था एमंग पीपल, लोगों के अंदर डर था। ठीक है। दूसरी बात, जब कॉलोनियल रूल खत्म हुआ, एट दैट टाइम सी कंट्री का सिचुएशन क्या था। कंट्री हमारा, अगर हम लोग थोड़ा सा बस अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मैप बना दें, तो आजादी के बाद वाला ही बना रहे हैं। ठीक है। नाउ कंट्री के अंदर जो है छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, मतलब रियासत, छोटे छोटे रियासत होते थे। ठीक है। इनको बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स, मीन्स आप ऐसे समझ लो रियासत। इसका मतलब क्या था? कॉलोनियल जो लीडर थे उनके, जो कॉलोनी को मैनेज करते थे, दे गेव देम राइट टू ज्वाइन, या तो आप पाकिस्तान के साथ वहीं, या तो इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाओ, इंडिया के साथ पार्ट हो जाओ,
या फिर पाकिस्तान के पार्ट हो जाओ, और या फिर इंडिपेंडेंट रहो, इंडिपेंडेंट रहो। इसका मतलब क्या था? ये जो है कंट्री के लिए इट वाज बिगेस्ट चैलेंज फॉर कीपिंग, या ऐसे कह लो बिगेस्ट चैलेंज फॉर मेकिंग अ यूनाइटेड इंडिया। इंडिया को यूनाइट बनाने का सबसे बड़ा चैलेंज था ये, इतना आसान नहीं था। हर एक रियासत तो अपना ही खुद की आजादी चाहते थे, इनको ये चाहते थे कि हम लोग सेपरेट ही रहे पूरी तरीके से। कुछ ऐसे भी थे जो पाकिस्तान से ज्वाइन करना चाहते थे, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था ना, कंट्री को यूनाइट रखना। एंड तीसरा आप कह सकते हो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कंट्री। उस टाइम पे इकोनॉमिक स्टेटस बहुत बर्बाद था, हमारे पास खाने के लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी प्रॉपर वे से नहीं हो रहा था, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब था। और एट द सेम टाइम इस टाइम पे ये भी चैलेंज था, चैलेंज टू मेक इंडिया डेमोक्रेटिक। ना सिर्फ उसको इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाना चैलेंज था, ये भी चैलेंज था कि वो कंटिन्यूअस डेमोक्रेटिकली वर्क भी कर सके यूनाइटेड इंडिया की तरह। तो इस दौरान कुछ लोगों ने मेजर रोल प्ले किया, जैसे कि कंट्री को रिलीजियस टेंशन का मतलब ये है कि लोगों के बीच में रिलीजन को लेकर ट्रस्ट नहीं है। दैट इज द रीजन वी चूज अ पाथ ऑफ सेक्युलरिज्म। तो जैसे उस टाइम पे एक हमारे लीडर हुआ करते थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी। अब्दुल कलाम ही नाम है ना उनका, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी। इन्होंने he rejected idea of religious separatism। जिस रिलीजन के, ये मुस्लिम थे, जिस रिलीजन के बेस पे देश डिवाइड हुआ था, पाकिस्तान बना था, ये था आपका वेस्ट पाकिस्तान इधर का, और इधर वाले को बोलते थे जो अभी आप बांग्लादेश के नाम से जानते हो, ये ईस्ट पाकिस्तान। तो इन्होंने इस चीज को रिजेक्ट किया था। इन्होंने ही जो है सेक्युलरिज्म फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया इंडिया में, फाउंडेशन इस्टेब्लिश्ड। सेक्युलरिज्म का फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया इन्होंने ही। इनका नाम एक बार देख लेना, तो मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग से हट रहा है, ठीक है, आई थिंक कि सही होगा। सेक्युलरिज्म को फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया। लेटर ही बिकम फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हुए। नाउ इस केस में चैलेंज टू कीप यूनाइट इंडिया, इट वाज हैंडल्ड बाय हमारे मेजर लीडर पंडित जवाहरलाल नहीं, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ग्रेट लीडर, आयरन मैन, मार्वल्स वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उस टाइम पे ये हमारे होम मिनिस्टर थे। इनका जिसे बोलते हैं ना डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सूझबूझ जो है कंट्री को यूनाइट करने में मदद किया। डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल understanding help to keep India unite।
सो हमारे ग्रेट लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि इस टाइम पे होम मिनिस्टर थे। नाउ इकोनॉमिक स्टेटस, इस चीज को मैनेज किया गया हमारे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर, मैनेज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर टी कृष्णामाचारी जी। सो ये हमारे ग्रेट लीडर्स थे जिन्होंने, हम लोग तीन ही मेजर प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, आपके क्लास 9th में सिर्फ इतना ही काफी है। इन तीनों यानी कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, प्यार से माने तो प्यार से, किसी को डांट डपट के बनाना होगा तो वैसे भी, हमारे कंट्री को यूनाइट करने में बहुत बड़ा रोल, मतलब यू कांट इवन इमेजिन, बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया। इन्होंने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के थॉट को रिलीजन से हटा के सेक्युलरिज्म कंट्री बनाने का, यानी कि एक फंडामेंटल ऐसा स्ट्रॉन्ग कंट्री जहां पे हर रिलीजन सर्वाइव करे। यही कारण है ना, आप इसका रिजल्ट देखो ना, आप प्रेजेंट टाइम में कितना ह्यूज डिफरेंस है इन कंट्रीज, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिस्पेक्टिव में हमारा इकोनॉमिक स्टेटस कहां पे है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस पीपल। आई होप आपको समझ में आया। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, हमें आपने ये भी समझ लिया ना कि चैलेंजेस क्या थे, कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाना, लोगों के बीच ट्रस्ट बिल्ड करना, है ना, ये सारे प्रॉब्लम थे। इसके बावजूद भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आगे बढ़े, क्योंकि एक चीज और भी है, हमारा अगर कंट्री को देखो, कंट्री इंडिया में, इंडिया इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी, ह्यूज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, आप रिलीजन बेसिस पे बहुत सारे लोग, अलग तरीके के लोग मिल जाएंगे, लैंग्वेज के बेसिस पे मिल जाएंगे, रीजन के बेसिस पे मिल जाएंगे, है ना, एक्सेट्रा, अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी। एंड व्हाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कीपिंग ऑल इंटरेस्ट, हर एक इंटरेस्ट को सर्व करना, ये सबसे बड़ा टफ टास्क था ना, कीपिंग ऑल इंटरेस्ट, सारे इंटरेस्ट को ध्यान में रख के कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या हुआ उसके बारे में समझते हैं। बट यस, इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क, इसको मिटाते हैं। पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना उसको समझते हैं। हमें ये समझना होगा कि डिफिकल्टीज जो हमारे कंट्री झेल रहा था उस टाइम पे, चाहे प्रिंसली स्टेट यानी कि कंट्री को यूनाइट करना, चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कंट्री को इकोनॉमिकली स्टेबल बनाना, और चाहे रिलीजियस प्रॉब्लम कि कंट्री में कैसे ट्रस्ट बिल्ड किया जाए रिलीजियस को लेकर, उसके बावजूद भी, मीन्स डिस्पाइट difficulties there was some advantage, कुछ एडवांटेज भी था हमको, इसको समझते हैं थोड़ा सा एडवांटेज। तो जिस टाइम पे फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल the basic consensus सहमति, consensus built over the idea of democracy, यानी कि हमारे कंट्री कैसा होगा इसका आइडिया पहले ही बन गया था बिटवीन among our leaders, among our लीडर्स, हमारे लीडर्स के बीच में ये एक बेसिक सहमति बन चुका था कि हमारा डेमोक्रेसी कैसा होगा। पहला चीज, जिस टाइम पे फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, इवन अगर हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल को ही अगर कंसीडर करें, फ्रीडम स्ट्रगल, सो इट वाज नॉट जस्ट अबाउट, इट वाज नॉट जस्ट अबाउट एंडिंग ब्रिटिश रूल। ये सिर्फ ब्रिटिश रूल को एंड करना नहीं था, सिर्फ ब्रिटिश, ये तो चलो था ही, सिर्फ ब्रिटिश रूल को एंड करना नहीं था, रेदर इट वाज ट्रांसफॉर्मिंग दी सोसाइटी को बदलना था, ब्रिंगिंग इक्वालिटी, हमें सोसाइटी में इक्वालिटी लेके आना था,
equality and ensuring political राइट्स सबको इंश्योर करना था. सो इट वॉज अ टास्क, बट कहीं ना कहीं हमें कुछ फायदा भी था. तो फायदा कैसे हुआ, फायदा समझो. कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था अगर आपको आइडिया होगा, देन यू नो कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के लागू हो गया था. बट 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आया था. नेहरू रिपोर्ट बेसिकली क्या था? नेहरू रिपोर्ट जो है, मोतीलाल नेहरू जी, यानी कि हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी, इनके प्लस और भी अदर मेंबर्स, इन लोगों ने क्या किया था? दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. तो आप सोचो, कहानी 1928 में ही शुरू हो गया था, उससे पहले भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बना तो था. समझ में आ रहा है बात? उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था. इसके अलावा जो उस टाइम पे मेजर पॉलिटिकल पार्टी था जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनका हर साल मीटिंग होता था. मीटिंग में कुछ मतलब जैसे इस साल वो क्या करेंगे तो उसको लेकर रिजोल्यूशन आता था. सो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 में, यहां पे इनका कराची सेशन होता है. कराची सेशन ना याद रखना. इस टाइम तक इंडिया जो है हमारा अलग नहीं है, सबके सब एक ही पार्ट के हैं, है ना. तो कुछ ऐसा हमारा इंडिया था उस टाइम पे हमारा इंडिया कुछ ऐसा था. मैं भी भूल जाता हूँ यार. चलो, ऐसा कुछ था हमारा. तो कराची कुछ इधर था. कराची पता नहीं, पाकिस्तान में आसपास में कहीं होगा. सो कराची सेशन हुआ. कराची सेशन में उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सब मेंबर आए, मिले, एंड एक रिजोल्यूशन पास हुआ. जिस रिजोल्यूशन में लिखा था, रिजोल्यूशन ये इंश्योर करता था कि सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सभी को जो है क्या मिलेगा? वोटिंग का अधिकार. मींस वोटिंग टू ऑल, सबको वोटिंग का अधिकार मिलेगा. सबके फंडामेंटल राइट्स इंश्योर होंगे. राइट्स, दैट इज फंडामेंटल राइट्स होंगे, सही, इंश्योर, है ना. इसके अलावा जो है आप कह सकते हो इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस सबको इंश्योर होगा. इकोनॉमिक जस्टिस, है ना, एक्सेट्रा. इस तरीके के मतलब आइडियल बातें जो है उस समय रिजोल्यूशन पास हुआ कि हम ये करेंगे. ठीक है. तो हमारे पास पहले से ही मेंटल रेफरेंस था कि हमें करना क्या है. दूसरी बात, एक 1931 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया. 1935. इसके फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स जो है यहां से मतलब कि कह सकते हो अडॉप्ट किए गए थे. मेनी फीचर्स adopted in our constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके कई सारे फीचर्स अडॉप्ट किए थे, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे किस तरीके से हमारा गवर्नर सिस्टम है. जैसे राज्यों में गवर्नर होते हैं ना, गवर्नर सिस्टम, वो जो लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर है वो. ओके, फेडरल पहले समझ लो फेडरल क्या होता है. फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे कंट्री है, कंट्री में छोटे छोटे राज्य हैं. ठीक है, छोटे छोटे मान लीजिए राज्य है.
तो फेडरल का मतलब ये हो गया कि एक मान लीजिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका वर्किंग स्फेयर फिक्स है कि उनको ये मुद्दों पे काम करना है, वर्किंग स्फेयर। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट उनका वर्किंग एरिया फिक्स है। कहने का मतलब ये है कि राज्य सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम जो है उसको छोटे भाई हो, नहीं, तुम इक्वल हो, दोनों ही इक्वल है। ये फेडरल चीज इंश्योर करता है कि दोनों ही गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जो है सबऑर्डिनेट नहीं ट्रीट कर सकता। ये इस बात को इंश्योर करता है। गेटिंग माय पॉइंट। गवर्नर सिस्टम यानी कि जो हमारे गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर, जो हमारा लॉ मेकिंग स्ट्रक्चर है, वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अडॉप्ट किया। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अडॉप्ट किया चीजें, हमने कई सारे अलग कंट्री के आइडियाज से भी इन्फ्लुएंस हुए, जैसे कि फॉरेन इन्फ्लुएंस। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने नॉट ऐसा नहीं कि हमने कॉपी कर लिया। वी एडॉप्टेड, वी एक्सेप्ट आइडियाज ऑन आवर ओन कंडीशन, एज पर आवर ओन कंडीशन। हम अपने हिसाब से चीजों को एक्सेप्ट किए। जैसे कि फ्रांस से हम लोगों ने क्या एक्सेप्ट किया? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ऐसे शब्दों को एक्सेप्ट किया हमने फ्रांस से। ब्रिटेन, सबका बात नहीं कर रहे, सब मेजर बात। ब्रिटेन से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एक्सेप्ट किया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इसका मतलब समझो आप थोड़ा सा। पार्लियामेंट्री का मतलब क्या होता है? अगर आप हमारे कंट्री का जो लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर आप देखोगे, जो पार्लियामेंट होता है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर ही पीएम बैठते हैं। पीएम मतलब एज ए एमपी बैठते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो एमपी, पीएम क्या है बेसिकली थोड़ा कंफ्यूज मत होना। पीएम जो है एग्जीक्यूटिव के पार्ट है ना। जो भी लॉ वगैरह बनने के बाद एग्जीक्यूट होता है, उसको एग्जीक्यूट कराने में पीएम का रोल है। लेकिन अगर लॉ के कारण किसी को हार्म हुआ या तो पीएम पार्लियामेंट में भी बैठते तो उनको जवाब देना पड़ेगा, यहाँ के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म। एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें जैसे यूएस का है, यूएस के प्रेसिडेंट जो है वहां के पार्लियामेंट में वो नहीं बैठते हैं। बाय द वे, यूएस के पार्लियामेंट को बोला जाता है कांग्रेस, तो वो कांग्रेस में नहीं बैठते हैं, ठीक है। थोड़ा आइडिया मिला। ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया। यूएस से हमने फंडामेंटल राइट्स का आइडिया लिया। फंडामेंटल राइट्स, इसका आइडिया लिया। और उस टाइम पे जो अभी रसिया है उसको बोलते थे यूएसएसआर से हम लोगों ने आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इस आइडिया को एडॉप्ट किया। यही आइडिया है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का, जो आज आप जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण प्रोग्राम के अंतर्गत लोगों को, गरीबों को चावल, गेहूं, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। इसी आइडिया के अंतर्गत, अब आपको मान लीजिए शब्द में लगता होगा, लेकिन अगर इसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे तो आप शॉक हो जाओगे। तो इन्हीं आइडियाज के बेसिस पे लोगों को कई सारे गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया कि कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड करना है, क्या क्या आइडिया। एक चीज और हुआ था उस टाइम पे, एक मिनट में थोड़ा सा मिटा दूं उसको। तो 1937 में इलेक्शन हुआ। ये सारे जो आइडियाज लिए गए थे, ये तो मान लीजिए 1947 में अडॉप्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 1937 में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के कारण जो है हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं कांग्रेस के, ये सभी लोगों ने
गवर्नमेंट फॉर्म किए, ये फॉर्म हमारे फॉर्म गवर्नमेंट, मीन्स वोटिंग राइट्स लोगों को मिला था, सबको नहीं मिला था वोटिंग राइट, ये ब्रिटिशर्स ने कराया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने कराया था, ये बात ध्यान रखना, ब्रिटिशर्स ने कराया था। बाद में जो है वही वर्ल्ड वॉर जब 2 स्टार्ट होता है तो इन लोगों ने अपना गवर्नमेंट त्याग दिया था। खैर, तो गवर्नमेंट बनाने के कारण हमारे जो लीडर्स थे, लीडर्स गॉट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। जो मैं एडवांटेज की बात कर रहा हूं ना, इसका मतलब यही है कि हमारे जो लीडर्स थे उनको देश आजाद होने से पहले ही कैसे एडमिनिस्टर करना उसका एक्सपीरियंस पहले ही हो गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट दे गेट आइडिया अबाउट establishing democratic institutions। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए पार्लियामेंट एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे पार्लियामेंट हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। एग्जीक्यूटिव एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, एग्जीक्यूटिव में पीएमओ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। इसके नीचे जितने भी ऑफिस वर्क करते हैं सब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है ना। कहने का मतलब वो ऑफिसेस, वो इंस्टीट्यूशन जो डेमोक्रेसी को हर एक छोटे छोटे शब्द का मीनिंग होता है। जैसे इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सिंगल वन इंटेंट के बेसिस पे वर्क करे, जिसका इंटेंट एक हो। नाउ जैसे एग्जांपल के लिए हॉस्पिटल का इंटेंशन क्या होगा? लोगों के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, पुलिस सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल एजुकेशन, तो ये एक तरीके का इंस्टीट्यूशन होगा। अब एक और मजेदार देखो, इंग्लिश में जब आप लर्न करोगे तो कोशिश किया करो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने का। हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन प्लस इंस्टीट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कर क्या रहा है? कई सारे इंस्टीट्यूशन को साथ में लेके आ रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ब्रिंगिंग ऑल इंस्टीट्यूशंस टुगेदर, किस चीज के लिए? फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, पब्लिक के वेलफेयर के लिए। और ये कैसे पॉसिबल है? कहने से तो आएंगे नहीं, तो सबसे बेस्ट पॉसिबल ये था थ्रू द रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट्स इट। तो जब हम लोगों का एक सर्टेन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाता है तो हम लोग शब्द देख के उसको डिफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना, उसमें फिर कॉन्स्टिट्यूशन का बनाना, क्योंकि सेपरेट एक पूरा का पूरा बॉडी बनेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, तो वो वाला पार्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। जब मैं पढ़ाता रहा करूं, आप नोट भी कर लिया करो अपने हिसाब से, चाहे पॉज करके चाहे कैसे भी आप अपना नोट्स बना लिया करो प्रॉपर वैसे वापस से रीड करने के लिए। खैर बाकी आपको तो ये कंटिन्यूअस मिल ही जाएगा जब चाहोगे तब, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजों को कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।